गुड मॉर्निंग। तो आज जो हमारा लेक्चर चलेगा वो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पे, यानी कि जो एक्सक्रीशन है +1 क्लास की ह्यूमन फिजियोलॉजी अपनी चली हुई है। और जो चैप्टर आज हम कर रहे हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। जो कल हमने चैप्टर किया था, कौन सा चैप्टर था कल? रेस्पिरेशन वाला, है ना? नीलू देखी थी वीडियो? देखी थी सर। कोई बात नहीं। चलो, जो आज वाला चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमने पढ़ना है। कौन सा है, स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी कर रहा है। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा और एक्सक्रीशन जो फिनोमिना वो चलता कैसे, पूरी की पूरी बात करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले एक्सक्रीशन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, उसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, इजेशन में और एक्सक्रीशन में फर्क होता है। ठीक है, ये एक्सक्रीशन हम पढ़ रहे हैं। इजेशन का मतलब फीकल मैटर और एक्सक्रीशन का मतलब मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव करना है फ्रॉम द बॉडी। अब यहाँ पे देखो, जो एक्सक्रीशन है इसमें क्या होगा, एलिमिनेशन होगा किसका, मेटाबॉलिक वेस्ट का। अब जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो कौन सा हो सकता है, जैसे कि अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है। तभी मैं कह रहा था स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करेगा। अब किसके अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है क्या है, अमोनिया है, किसके अंदर यूरिया है, किसके अंदर यूरिक एसिड है। ठीक है, वो भी हमें पढ़ना है। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो, अब एक्सक्रीशन है कितने टाइप का है या फिर किसके भी हाथ पे हम बोल सकते हैं। जो एक्सक्रीशन है उसको डिवाइड किया गया है कौन से स्पीसीज या फिर किस स्पीसीज का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या होगा, उसी के बेस पे बता दिया। जैसे मान के चलो, इसमें बताया हुआ है एक्सक्रीशन के टाइप। सबसे पहले है अमोनियोटेलिज्म। ठीक है, अमोनियोटेलिज्म किसको बोलते हैं, जो एक्सक्रीट करते हैं किसको, अमोनिया को। ठीक है, या फिर यूरियोटेलिज्म, जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, यूरियोटेलिज्म। और जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं वो क्या बने हैं, यूरिकोटेलिज्म। ठीक है, ये कुछ इनके फॉर्मूले बता रखे हैं या फिर स्ट्रक्चर दे रखे हैं। उसके बाद है अमोनियोटेलिज्म। अमोनियोटेलिज्म किसको बोलते हैं, जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा, अमोनिया होगा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया, उसमें आएंगे अमोनोटेलिज्म जो एनिमल्स हैं, जैसे कि अपने एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स हैं जो पानी में रहते हैं, है ना। बोनीफिशीज हैं। ठीक है, बोनीफिशीज कौन सी हैं, जिनके अंदर बोन्स प्रेजेंट है। छोटी नहीं है नीलू, छोटी नहीं है बोनीफिशीज जिनके अंदर बोन प्रेजेंट है। एक्वेटिक एम्फीबियंस, एम्फीबियंस कौन से, जो पानी में और धरती पे रहेंगे, यानी कि टेरिस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों ही हो। कुछ टेडपोल्स के अंदर, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि कुछ एक्वेटिक जो इंसेक्ट्स होंगे उनके अंदर क्या होगा, अपना अमोनिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा। ये चीज ध्यान रखनी है। जो अमोनिया है वो हाईली टॉक्सिक होता है। ठीक है, और एक्सक्रीशन जब होगा तो इसमें बहुत सारा पानी की हमें जरूरत पड़ेगी, तभी जो हमारे अंदर है वो अमोनिया डायरेक्ट मेटाबॉलिक वेस्ट नहीं है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अमोनिया एक्सक्रीशन के लिए वाटर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखो, अब जैसे किन के बेस पे जो एक्सक्रीशन बन रहा है, जो हम ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स हम ले रहे हैं, प्रोटीन्स हम ले रहे हैं, या फिर न्यूक्लिक एसिड हम ले रहे हैं। ठीक है, इनके बेस पे। अब है यूरियोटेलिज्म। देखो, अमोनोटेलिज्म भी पढ़ेंगे, यूरियोटेलिज्म भी पढ़ेंगे और यूरिकोटेलिज्म भी पढ़ेंगे। अब यूरियोटेलिज्म में कौन होगा, जिसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा, यूरिया। ठीक है, जैसे कि हमारे अंदर ही बात कर लो, लीवर है, लीवर के अंदर जो अमोनिया वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, यूरिया के अंदर। क्योंकि जो यूरिया है अमोनिया के कंपैरिजन में लेस टॉक्सिक होता है। ठीक है, जो क्या करेगा, वाटर को कंजर्व करेगा, वाटर को कंजर्व करेगा। और इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, ऑर्निथिन साइकिल। इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, ऑर्निथिन साइकिल। ये चीज ध्यान रखना। कई बार ये पूछते हैं कि जो ऑर्निथिन साइकिल है वो कहाँ पे चलेगा, वो चलेगा लीवर के अंदर। ठीक है, वो चलेगा लीवर के अंदर। बेसिकली इसमें क्या है, जो अमोनिया है उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, यूरिया के अंदर। अब जो एक्सक्रीशन के लिए मैं बात करूं, यूरिया है, उसको किस चीज की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होगी, बट एक मीडियम अमाउंट में, मॉडरेट क्वांटिटी में मैं बोल सकता हूं। और अमोनिया में क्या था, काफी ज्यादा वाटर वहां पे चाहिए, है ना।
जो यूरियोटैलिक एनिमल्स होंगे, जैसे कि जो टेरिस्ट्रियल है, टेरिस्ट्रियल कौन से हैं, जो धरती पे रहते हैं, या फिर सेमी एक्वेटिक एम्फीबियन जैसे कि फ्रॉग है। अब फ्रॉग एम्फीबियन है, एम्फीबियन का मतलब हुआ वो धरती पे भी रहेगा और पानी में भी रहेगा, एक्वेटिक प्लस टेरिस्ट्रियल दोनों। अब कुछ होती हैं कार्टिलेजिनस फीसिस, कार्टिलेजिनस फीसिस का मतलब इसमें कार्टिलेजिस प्रेजेंट होती हैं। और कुछ होते हैं इसमें एक्वेटिक या फिर सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल्स, जैसे कि टर्टल्स वगैरह है, एलिगेटर्स वगैरह है ना। रेप्टाइल्स कौन से हैं, रेंगने वाले, ठीक है। यूरिकोटेलिज्म सेम वही। अब इसमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, यूरिया होगा। अब यूरिया क्या है, ये इनसोल्यूबल होता है किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है। अब वाटर इसके लिए एक्सक्रीशन, मतलब वाटर यूरिक एसिड एक्सक्रीशन के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये इनसोल्यूबल होगा किसके अंदर, वाटर के अंदर। अब जो यूरिकोटैलिक एनिमल्स होंगे, जैसे कि बर्ड्स है, टेरिस्ट्रियल रेप्टाइल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, या फिर लैंड स्नेल्स है, या फिर सम लैंड क्रस्टेशियंस, इनमें एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और वैसे इसको रिलेट करते हैं हम एनिमल किंगडम से। एनिमल किंगडम में जो हम इनवर्टिब्रेट्स पढ़ेंगे या फिर जो कोर्डेट्स पढ़ेंगे, ठीक है, उनके अंदर भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन मेंशन है, वहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद देखो एक्सक्रीटरी ऑर्गन, किसके अंदर कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा, जैसे कि प्रोटोनेफ्रिडिया है, ठीक है। फ्लेम सेल किसके अंदर होता है, फ्लेम सेल्स किसके अंदर होते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस पढ़ोगे, ये रहा प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर, रोटिफर्स के अंदर, या फिर कुछ एनालिड्स, ठीक है, या फिर कुछ होते हैं सिफेलोकोर्डेट, सिफेलोकोर्डेट, ठीक है, ये भी पढ़ेंगे हम। सिफेलो का मतलब जो कोर्डेट है, या फिर जो मैं बोल सकता हूँ सिफेलो का मतलब हेड, जो सिर्फ हेड रीजन में ही क्या प्रेजेंट होगी, कोर्डेट प्रेजेंट, कोड नोटोकोड प्रेजेंट होगी, उसको हम सिफेलोकोर्डेट बोलते हैं। नेफ्रीडिया है, नेफ्रीडिया किसके अंदर होगा, एनालिड्स के अंदर होगा। ये डायरेक्ट है, ये हम किस में भी यूज करेंगे, एनिमल किंगडम में भी आएगा। जो मेलफिजियन ट्यूबुल्स है वो किसके अंदर होगा, इंसेक्ट के अंदर। जो एंटीनल ग्लैंड्स होंगी यानी कि ग्रीन ग्लैंड्स, ये होती हैं क्रस्टेशियंस, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल पूछते हैं डायरेक्ट, वो क्या आएगा, प्रॉन का, ठीक है, प्रॉन का। जो किडनी है वो किसके अंदर होगी, हायर एनिमल्स जैसे कि हम होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हमारी, यानी कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें क्या क्या आएगा, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या कुछ होगा। अब जब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना तो हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा, ठीक है। इन चारों के बारे में हमें पढ़ना है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। अब किडनी का स्ट्रक्चर क्या है, देखो किडनी का स्ट्रक्चर कैसा दे रखा है, ये यहां से स्ट्रक्चर बेस ना कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि मान के चलो हमारे अंदर जो ऑर्गन प्रेजेंट है, कौन सा ऑर्गन किस शेप का है, जो एनसीईआरटी में गिवन है, सेम वहीं से क्वेश्चन आएगा। जैसे मान के चलो जो किडनी है वो कैसी है, बीन शेप की, ठीक है, रेडिश ब्राउन होगी। और इसका जो स्ट्रक्चर्स होगा ना वो क्या होगा, एक टफ लेयर के अंदर प्रेजेंट होगा। वो टफ लेयर जो है किससे बनी है, फाइब्रस कैप्सूल मैं बोल सकता हूं, ठीक है। अब ये प्रेजेंट कहाँ होगी, ये प्रेजेंट होगी बिटवीन द लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रेट, ठीक है। जैसे वर्टिब्रल कॉलम हम पूरी की पूरी पढ़ते हैं, उसमें फॉर्मूला आता है ना, सर्विकल कितने होते हैं, थोरेसिक रीजन में कितने होते हैं, या फिर लंबर कितने होते हैं। तो याद रखना है लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर, ठीक है। थोरेसिक टी कितने होते हैं, 12 होते हैं, और एल कितने, लंबर कितने होते हैं, 5 होते हैं। कहने का मतलब टी लास्ट यानी कि 12th और लंबर कौन सा, थर्ड, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है किडनी, ठीक है। लेंथ क्या होती है इसकी, 10 to 12 सेंटीमीटर विड्थ होगी। और जो एवरेज वेट है वो अप्रोक्सीमेट कितना होता है, 120 to 170 ग्राम। अब किडनी का स्ट्रक्चर दे रखा है यही बात चलेगी इसमें। देखो अब जैसे कनकेव साइड से बात कर लो, जो किडनी है उसमें एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं हाइलम और हाइलस। अब जो हाइलम होगा ना, हाइलम किसको रिप्रेजेंट करता है, हाइलम बेसिकली जंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा,
ठीक है। हाइलम तुमने वहां भी पढ़ा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। हाइलम बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी ना किसी जंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, जहां से बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, लिम्फेटिक डक्ट्स हैं, इवन जो यूरेटर है वो क्या करेंगे, किडनी के अंदर एंटर करेंगे, एक टाइप से एक जंक्शन है हाइलम, ठीक है। और जो हाइलम है वो कैसा होगा, एक फनल शेप कैविटी मैं बोल सकता हूँ कंटेन करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेनल पेल्विस, ठीक है। और इसमें कुछ छोटी छोटी प्रोजेक्शन होंगी जिसको हम क्या बोलते हैं, कैलाइसिस, ठीक है। ये वाली बात तुम्हें याद हो, हाइलम किसको बोलते हैं, जहां से जो ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं या फिर लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो क्या करेंगी, किडनी के अंदर एंटर कर रही हैं, एक वहां पे जंक्शन बन रहा है, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, हाइलम, ठीक है। अब देखो, जो दोनों किडनी में की मैं अगर बात करूं, जो बाहर वाली लेयर है उसको तो हम बोलते हैं कोर्टेक्स, और जो अंदर वाली है उसको हम बोलते हैं मेड्यूला, ठीक है। जो मेड्यूला होगा उसके पास ना कुछ कोन शेप, कोनिकल जिसको हम बोलते हैं, कुछ कोनिकल प्रोजेक्शंस होंगी जिनको हम क्या नाम देंगे, रीनल पिरामिड्स, ठीक है। या फिर इनको हम बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स, क्यों, क्योंकि वो अंदर वाले पोर्शन में प्रेजेंट होगी। अंदर वाला पोर्शन कौन सा होगा अपना, मेडुला, ठीक है। क्या, किसमें, ओवरी में, हाँ बिल्कुल था, नहीं वो अलग है, बस यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रखा, बाहर वाला रीजन कोर्टेक्स है और अंदर वाला मेडुला। ओवरी में भी पढ़ाया था, ठीक है, स्टोमा रीजन के बारे में पढ़ाया था, मेडुला कोर्टेक्स, नहीं वो मेड्यूला ऑब्लंगाटा है, वो ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। जो कोर्टेक्स होगा वो एक्सटेंड होगा इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स एंड एज रेनल कॉलम्स कॉल्ड कॉलम्स ऑफ बर्टैनी। कॉलम्स ऑफ बर्टैनी किसको बोलते हैं, जो अंदर वाला पोर्शन होगा जिसमें मेडुलरी रेज होंगी ना, उनमें जो कोर्टेक्स का रीजन है वो कुछ फैला होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स ऑफ बर्टैनी, ठीक है। अब देखो कुछ बता रखा है थोड़ा सा इसके बारे में, जो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है एट ए ग्लैंस, यानी कि जो किडनी है उसमें से कौन सी जो आर्टरी है या फिर कौन सी वेन है, ठीक है, वो काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, ये जो जो कुछ छोटा सा ओवरव्यू दे रखा, कहने का मतलब ये। अब देखो नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, किसकी, किडनी की। ब्रेन की कौन सी बताई थी, न्यूरॉन, है ना। कल हमने किसकी पढ़ी थी, लंग्स की, क्या बताई थी नीलू, नीलू बताएगी, एल्वियोलाई एल्वियोलाई एल्वियोलाई, ओके ठीक चलो देख लो नेफ्रॉन, जो हर एक किडनी होगी ना उसके पास अप्रोक्सीमेट कितने 1 मिलियन ट्यूबुलर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नेफ्रॉन क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी, किडनी की। हर एक नेफ्रॉन के दो पार्ट होंगे, जैसे कि एक को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस और एक को हम बोलते हैं रेनल ट्यूब्यूल, ठीक है। जब यूरिन फॉर्मेशन होती है उसमें 3 स्टेप चलते हैं अपने, फर्स्ट वाला फिल्ट्रेशन, सेकंड वाला रीएब्जॉर्प्शन और थर्ड वाला सेक्रीशन, ठीक है। नेफ्रॉन के अलग अलग पोर्शन उसमें यूज होंगे। ग्लोमेरुलस किस में जाएगा, फिल्ट्रेशन में, जो जीएफआर बनवाएगा वहां पे, है ना। और पीसीटी डीसीटी है वो किस में जाएंगे, रीएब्जॉर्प्शन में। लुपोफेनले ऑस्मोटिक बैलेंस बनाएगा, और डीसीटी सॉरी लास्ट कौन सा है, कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, वो किस में जाएगा, सेक्रीशन में। अभी हम पढ़ेंगे भी। कोमल तेरे लिए तो ये नया होगा सारा, है ना, पढ़ा दिया सर ने, ये चैप्टर हो चुके हैं। तो फिर मैं फिर ऑन कैमरा बोलूंगा स्कूल के बारे में, अच्छा नहीं लगेगा। चलो, जो ग्लोमेरुलस है वो क्या है, वहां पे मैं बोल सकता हूँ एक बंच, एक ग्रुप है किसका, कैपिलरीज का, ठीक है। अब जो फॉर्म्ड बननी है, एक होती है एफेरेंट आर्टरियोल, एक होता है एफेरेंट, एफेरेंट का मतलब लेके आना, इफेरेंट का मतलब लेके जाना, ठीक है, दो वर्ड आएंगे, एफेरेंट लेके आना,
इफरेंट लेके जाना, ए फाइन ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी, ठीक है, वो आर्टरी या वेन जो किसको, किडनी को ब्लड सप्लाई कर रही है। अब किडनी के लिए वर्ड आता है रेनल, जैसे लंग्स के लिए वर्ड आया था क्या, पल्मनरी, सेम फॉर किडनी के लिए वर्ड आएगा यहाँ पे रेनल, ठीक है। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय एन एफरेंट, ठीक है। अब देखो जो दूर लेके जाएगी वो तो क्या है, एफरेंट, जो अपनी तरफ लेके आएगी वो कौन सी है, अफेरेंट। दोनों में फर्क तुम्हें मालूम होना चाहिए। अब जो रेनल ट्यूब्यूल है उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। जो रेनल ट्यूब्यूल्स है वो स्टार्ट होगी कहाँ से, डबल वॉल्ड कप लाइक जो बोमन कैप्सूल है, ठीक है। जैसे ये बोमन कैप्सूल का कुछ इस टाइप से बना रखा है जो स्ट्रक्चर, अगर तुम्हें कुछ समझ में आ रहा हो तो इसमें, ठीक है। जैसे क्लास 10th में कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, ये आगे आएगा भी स्ट्रक्चर ही नेफ्रॉन का। अब यहाँ पे ये चीज है ना, जो ये बोमन कैप्सूल ये दिखा रखा है पूरा का पूरा, इसके अंदर ऐसे बहुत सारे ग्लोमेरुलस है, समझ आया, यही तो चीज है। देखो ग्लोमेरुलस प्लस बोमन कैप्सूल, ये दोनों मिलकर क्या बना रही है, मॉलफिजियन बॉडी, या फिर इसको हम रेनल कैप्सूल बोलते हैं। पूछ लेते हैं कि बार रेनल कैप्सूल किस किस से मिलकर बना होता है, ग्लोमेरुलस प्लस बोमन कैप्सूल, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, रेनल कैप्सूल या फिर मॉलफिजियन बॉडी। क्या हो गया, इंपॉर्टेंट तो है ही है, वैसे रिकॉर्डिंग भी होगी इंपॉर्टेंट की, चलो लिख भी देते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर तुमने देखा भी होगा, है ना, कुछ देखा देखा लग रहा है ना, चलो अच्छी बात है। जो ट्यूब्यूल होगा वो कंटिन्यू करेगा किससे, पीसीटी जिसको तुम बोलते हो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और लूप ऑफ हेनले और डीसीटी, ठीक है। देखो इसमें देख लो एक बार, यहाँ पे बोमन कैप्सूल है, ये तो है प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल, पीसीटी जिसको तुम बोलते हो, डिसेंडिंग जो लेके जा रहा है, असेंडिंग जो लेके आ रहा है, ठीक है। आगे हमने वो पढ़ना है काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये असेंडिंग लिम, ये कलेक्टिंग डक्ट हो गया। इस पोर्शन में तो क्या होती है, सेक्रीशन। अच्छा पीसीटी और डीसीटी इस पोर्शन में होती है रीअब्जॉर्प्शन। जो लूप ऑफ हेनले है, इन्वर्टेड एयरपिन लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखता है, ठीक है। और इस पोर्शन में बोमन कैप्सूल के अंदर, इसके अंदर होती है फिल्ट्रेशन, ठीक है, जीएफआर बोलते हैं हम इसमें, ग्लोमेरुलस। जो लूप ऑफ हेनले होगा वो एक देखो एयरपिन लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके पास क्या होती है, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्स होती हैं, ठीक है, डिसेंडिंग लेके जाने वाली, असेंडिंग लेके आने वाली। अब देखो जो डीसीटी होगा लगभग जो नेफ्रॉन्स के अंदर, वो किस में ओपन होगा, कोलेक्टिंग डक्ट के अंदर। कोलेक्टिंग डक्ट किस में काम करता है, सेक्रीशन में काम करता है। जो कोलेक्टिंग डक्ट होगा वो एक्सटेंड होगा कहां से कहां, फ्रॉम कोर्टेक्स टू इनर पार्ट। इनर पार्ट कौन सा होता है, मेडुला, ठीक है। अब जो ये किस चीज को कवर करेगा, मतलब ये कवर करेगा अप टू कहां पे, रेनल पेल्विस को, और कहां पर पहुंच जाएगा, मेडुलरी पिरामिड्स के पास, ठीक है। स्ट्रक्चर दे रखा है, स्ट्रक्चर के बेस पे ज्यादा क्लियर होती है बातें। अब जो नेफ्रॉन है, मालफिजियन बॉडी किससे मिलके बनी थी, नहीं, नीलू ने गलत बताया, कोमल, मालफिजियन बॉडी किससे मिलके बनी थी, अनमोल, मालफिजियन बॉडी किससे मिलके बनी थी, नैन्सी, बोमन कैप्सूल प्लस, बोमन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, है ना। अब पढ़ते पढ़ते भूल गए तुम तो। पीसीटी डीसीटी वो क्या है, सिचुएटेड होते हैं किसके अंदर, रेनल कोर्टेक्स के अंदर। कोर्टेक्स कौन सा पोर्शन होता है, बाहर वाला।
लूप ऑफ हेनले है वो कहाँ पे होगा, डीप होगा, किसकी तरफ, जो इनसाइड पोर्शन होता है इनके मेड्यूला, जो एफरेंट आर्टरियोल है, देखो एफरेंट, ये क्या करेगी, कहां से निकलेगी, ग्लोमेरुलस से, ठीक है, एक छोटी छोटी कैपिलरी नेटवर्क बनाते हुए, और डिफरेंट नहीं आएगा क्या आएगा, डिफरेंट। डिफरेंट नहीं, मैंने तभी तो बोला था, एक होती है एफेरेंट और एक होती है एफेरेंट। ये लेके आने वाली लेके आए, इंग्लिश से बाहर नहीं निकलना अभी है। कंजुगेशन को क्या बोला था, कंजक्शन है ना। चलो कोई बात नहीं। देखो ग्लोमेरुलर से निकल रही है, रेनल ट्यूब्यूल के सराउंडिंग में प्रेजेंट होगी, जो एक माइन्यूट वेसल होती है ना, वो क्या करेगी, इस नेटवर्क को लूप ऑफ हेनले तक लेके जाएंगी, और वहां पे एक फॉर्म बनाएगी यू शेप, जिसको तुम बोलते हो वैसा रेक्टा, ठीक है। अब वैसा रेक्टा लूप ऑफ हेनले, यहाँ पे चलेगा काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। देखो टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के टाइप्स है, फर्स्ट है कोर्टिकल और सेकंड है जेजीए, इसको बोलते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। जो कोर्टिकल नेफ्रॉन होगा वो कितना होता है 85%, जो जक्स्ट्रा मेडुलरी होता है वो कितना होता है मात्र 15%। इसके अंदर क्या होगा, जो लूप ऑफ हेनले होगा वो शॉर्ट होगा, और कहाँ तक एक्सटेंड करेगा, मेडुला तक, सिर्फ कुछ पोर्शन मेडुला तक जाएगा। इसमें जो वैसा रेक्टा है वो एब्सेंट होता है, जबकि हाईली रिड्यूस का मतलब बहुत कम होता है, जिसको नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, ठीक है। अब जक्स्टा मेडुलरी जो नेफ्रॉन होगा 15%, उसमें क्या होगा, जो लूप ऑफ हेनले है वो काफी बड़ा होता है, और जबकि जो मतलब वो इतना बड़ा हुआ कि वो मेडुला तक पहुंच जाएगा, ठीक है। वैसा रेक्टा इसमें क्या होगी, प्रेजेंट होगी, और उसमें वैसा रेक्टा होगी नहीं, ठीक है। अब यूरिन फॉर्मेशन या फिर फिजियोलॉजी ऑफ किडनी, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है किडनी के अंदर, हमें वो चीज पढ़नी है इसके। अब देखो 3 स्टेप मैंने बताए थे, 3 स्टेप मैंने बताए थे, किसके, यूरिन फॉर्मेशन के, है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सेक्रेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन तो हमें कहाँ पे पढ़नी है, ग्लोमेरुलस में, वहां पे हमें पढ़ना है जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगी, पीसीटी डीसीटी में। लूप ऑफ हेनले क्या करेगा, लूप ऑफ हेनले, मैं बोल दो क्लास ले लेंगे, लूप ऑफ हेनले क्या करेगा, ऑस्मोटिक बैलेंस बनाएगा, और ट्यूबुलर सेक्रेशन क्या करेगा, किस में हेल्प करेगा, सेक्रेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। देखो यही बातें रिपीट कर रहे हैं, है ना। अब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा उसमें क्या है, जो कैपिलरी ब्लड प्रेशर होगा वो फिल्ट्रेशन करेगा किसका, ब्लड का। 3 लेयर होंगी उसके अंदर, कौन सी, एंडोथीलियम, एपिथीलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन। एंडोथीलियम किसकी होती है, ब्लड वेसल्स की। जो एपिथीलियम होती है वो किसकी होती है, बोमन कैप्सूल की। और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो किसके बीच में होगी, दोनों लेयर के बीच में होगी ना। देखो ये चीज हमें याद रखनी है, एपिथीलियम किसकी होगी, बोमन कैप्सूल की, एंडोथीलियम किसकी होगी, ब्लड वेसल्स की होंगी, और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन हमेशा लेयर के बीच में बनती है, ठीक है, जो दोनों लेयर यहाँ पे दे रखी है। अब देखो जो एपिथेलियल सेल्स हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, पोडोसाइट्स, बोमन कैप्सूल के अंदर ये कुछ इस टाइप से कुछ इस मैनर में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से कुछ जो स्पेस है वो रह जाता है, ठीक है, किसके लिए, फिल्ट्रेशन के लिए, जिसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स। जैसे तुमने वो देखी होगी ना, जैसे चाय वगैरह यूज करे छलनी होती है ना, कुछ उस टाइप से, ठीक है, ताकि इसमें फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो इजिली पॉसिबल हो जाए। यहाँ पे देख भी सकते हो, ये देखो ये फिल्ट्रेशन स्लिट्स कुछ इस टाइप से दिखा रखे। अब जो ब्लड के ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना, किसको छोड़ के, जो प्लाज्मा के अंदर तो आते ही हैं, सिर्फ प्रोटीन को छोड़ के, वो बोमन कैप्सूल से पास हो जाएंगे, लेकिन प्रोटीन पास नहीं होगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 1100 टू 1200 जो मिलीलीटर ऑफ ब्लड है वो फिल्टर किया जाता है किडनी के द्वारा 1 मिनट में। ये डाटा तुम्हें याद रखना है, ठीक है।
इसको हम बोलते हैं जीएफआर, इसको हम बोलते हैं जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या फिर फिल्ट्रेट रेट बोल सकते हैं। ठीक है, एक मिनट में किडनी कितना ब्लड फिल्टर कर रही है उसको बोलते हैं जीएफआर। ठीक है, यानी कि इसका अप्रोक्सीमेट कितना हुआ, 1/5 पार्ट किसका, जो ब्लड पंप करता है ना, ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन ए मिनट। ठीक है, जब हार्ट की कोई भी वेंट्रिकल ब्लड को पंप कर रही है ना, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बोलो बोलो, क्या बोलते हैं, बोलो बोलो, नर्सिंग स्टाफ, बोलो, उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, अब उसके बाद देखो जो फिल्ट्रेट बना है हमारा, ठीक है, अब देखो कितना फिल्ट्रेट बना है, अब या तो इसको इसकी फॉर्म में बता दो या फिर उसको उसकी फॉर्म में बता दो, बात दोनों बराबर है। ये क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर मिनट, एक मिनट में कितना जो फिल्ट्रेट है वो बना है, और फिल्ट्रेट क्या बना है, यानी कि एक मिनट में कितना ब्लड फिल्टर हुआ, मैं बेसिकली वो बोल सकता हूँ, है ना। अब इसको क्या बोलते हैं हम, जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। नॉर्मल जीएफआर कितना होता है, 125 ml पर मिनट, और जो जैसे कि एक दिन में कितना ब्लड फिल्टर होता है, अप्रोक्सीमेट 180 लीटर्स। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस क्या होती है, रीएब्जॉर्प्शन की, अब देख लो, यहां पे देखो, ये जो पीसीटी है, यहां से जो NaCl बाहर आ रहा है, न्यूट्रिएंट्स बाहर आ रहे हैं, यहाँ पे जो H पॉजिटिव आयंस है वो अंदर जा रहे हैं, अमोनिया अंदर जा रहा है। ठीक है, ये वाला पोर्शन कोर्टेक्स का है, अंदर वाला पोर्शन मेडुला का है, ये और भी अंदर जा रहे हैं तो मेडुला ही प्रेजेंट है। अब ध्यान से देखो, कहीं से वाटर बाहर निकल रहा है, कहीं से NaCl बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वैसा रेक्टा, असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म चलाएगी यहाँ पे। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन जो हम पढ़ते हैं, अब जो 180 लीटर ब्लड होगा या फिर जो 180 लीटर ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट वो डेली बनेगा, बट इसमें से जो 99% है उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा किसके थ्रू, रेनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू। यानी कि मैं बोल सकता हूँ जो नॉर्मल वैल्यू है यूरिन रिलीज होगा वो कितना होगा, अप्रोक्सीमेट 1.5 लीटर्स। ये डाटा जो न्यूमेरिकल डाटा है ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे कुछ सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, सोडियम है, सोडियम आयन है, अब ये फिल्ट्रेट के अंदर प्रेजेंट है, उनको दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा पीसीटी के थ्रू। ठीक है, अब कुछ जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा बाई पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक होता है रीअब्जॉर्प्शन, एक होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन का मतलब जो चीज एब्जॉर्ब हुई उसमें से भी दोबारा एब्जॉर्ब करना, उसको रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब जो रीअब्जॉर्प्शन है, यानी कि जो पैसिव रीअब्जॉर्प्शन है किसकी, वाटर की, वो कहाँ पे होगी, जो नेफ्रॉन का इनिशियल सेगमेंट होगा उसके अंदर होगी। जो पीसीटी है, देखो पीसीटी क्या काम करेगा, पीसीटी का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म शुरू में पढ़ी थी पीसीटी की, पीसीटी का मतलब क्या होगा, बोलो बोलो, पीसीटी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब पीसीटी का काम क्या होता है, ये रीअब्जॉर्ब करेगा किसको, मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स जो अभी तुम्हें बताएगा, जैसे कि ग्लूकोज वगैरह है ना, सोडियम आयन वगैरह है। और इसमें जो 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे और कुछ वाटर प्रेजेंट होगा इसके अंदर। ठीक है, यानी कि वो पूछ भी सकते हैं कि 70 to 80% जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको रीअब्जॉर्ब कौन करेगा, पीसीटी करेगा। ठीक है, अब जो सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होगा पीसीटी का, वो क्या काम करेगा, अब देखो जहां पे एपिथेलियम टिश्यू आ रहा है, और ठीक है, और जहां पे क्या लेयर या फिर जो आउटर लेयर है या फिर बॉर्डर पे प्रेजेंट है, वो हमेशा काम क्या करता है, वो सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। ठीक है, जैसे विलाई के केस में पढ़ लो, है ना, विलाई के केस में क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। विलाई कहाँ पे होगी,
नैन्सी, विल्लाई कहाँ होगी? नहीं याद है तुम्हें विल्लाई कहाँ होगी? और एल्विलाई कहाँ होगी? तो इंटेस्टाइन नहीं पढ़ा तुमने? स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा तो है, याद नहीं है ना? कहीं ऐसा ही हो जाएगा ना, 4 साल नर्सिंग के करो फिर पेशेंट सामने आए इतने इंजेक्शन तुम्हें याद आए इतने बनेगी तो गलती है ना। चलो जैसा भी है अब लूप ऑफ हेनले पे आ जाओ। जो लूप ऑफ हेनले होगा उसमें कैसे मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि वहां पे ऑस्मोटिक बैलेंस होता है। ऑस्मोटिक बैलेंस मैं बोल सकता हूँ जो पीएच है उसको मेंटेन करना होता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इट मेंटेन हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। यानी कि तुम याद रख सकते हो जो फ्लूइड बनेगा उसकी जो ऑस्मोलैरिटी है, यानी कि जो ऑस्मोटिक बैलेंस है उसको बना के रखना, उसको मेंटेन करना, वो काम किसका होता है? लूप ऑफ हेनले का। इसलिए वहां पे रीअब्जॉर्प्शन कम होता है। ठीक है। अच्छा, जो लूप ऑफ हेनले है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? अभी अभी पढ़ा था, यू शेप। यू शेप है ना, इन्वर्टेड एयर पिन है ना, जो बालों में एयर पिन लगाते हैं कुछ उस टाइप से, है ना? अच्छा देखो, डिसेंडिंग का मतलब क्या होगा? एक होती है डिसेंडिंग, होती है असेंडिंग। लेके लेके जाती है। और असेंडिंग, लेके आती है। अब देखो तुम्हें क्या पढ़ना है यहाँ पे, डिसेंडिंग असेंडिंग तुम पढ़ते हो छोटी क्लासेस में, जो है ना? क्या सिंपल क्या बोलते हैं, एक चीज घटना दूसरा बढ़ना, है ना? अब यहाँ पे हमें ये चीज क्या याद रखनी है कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो क्या काम करेगी और असेंडिंग लिम्ब है वो क्या काम करेगी। जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अब देखो, जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो क्या होगी? परमिएबल टू वाटर, यानी कि वाटर को अलो करेगी वो। ठीक है, वाटर को अलो करेगी बट इम्परमिएबल होगी किससे? इलेक्ट्रोलाइट के। यानी कि जो डिसेंडिंग लिम्ब होगी वो क्या काम करेगी? वाटर की तो परमिएबल होगी, वाटर को तो अलो करेगी बट इलेक्ट्रोलाइट्स को अलो नहीं करेगी कि वो एंटर करे। दिस कॉन्सेंट्रेट्स द फिल्ट्रेट। ठीक है, यानी कि जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेशन के बाद जो फिल्ट्रेट बना है, अब जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन है उस पर काम चल रहा है। असेंडिंग लिम्ब क्या काम करेगा? असेंडिंग लिम्ब देख लो, इसका रिवर्स होगा, इम्परमिएबल होगा किसके? वाटर के, बट अलो करेगा किसको? इलेक्ट्रोलाइट्स को। यानी कि असेंडिंग जो लिम्ब है वो डिसेंडिंग लिम्ब का रिवर्स है। चाहे इसमें तुम डिसेंडिंग लिम्ब याद कर लो, चाहे तुम इसमें असेंडिंग लिम्ब याद कर लो, दोनों में से एक याद कर लो, दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, सो फिल्ट्रेट गेट्स डाइल्यूटेड। अब यहाँ पे फिल्ट्रेट डाइल्यूट क्यों होगा? अरे डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड का तो पता है, जहाँ पे वाटर कम है इसका मतलब क्या है? वो कॉन्सेंट्रेटेड है, वाटर ज्यादा है तो डाइल्यूटेड है। रीअब्जॉर्प्शन डीसीटी में आ जाओ। डीसीटी में क्या होता है? जो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगा किसका? सोडियम आयन और वाटर का। यहाँ पे याद रखना, सोडियम आयन और वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो कहाँ होगा? डीसीटी में होगा। अब जो कलेक्टिंग डक्ट होगा एक्सटेंड करेगा कहाँ से कहाँ? कोर्टेक्स से मेडुला। अब जो ये रीअब्जॉर्ब करता है किसका? लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ये नोट करना है तुम्हें, ये वाला इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को रीअब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? कौन करेगा? कोलेक्टिंग डक्ट, कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स इसको तुम बोल सकते हो। ठीक है, टू कॉन्सेंट्रेट यूरिन। अब जो ये क्या काम करता है? ये अलो करेगा किसको? स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप अप द ऑस्मोलैरिटी। अब जो ये दे रखा है देखो, मेडुलरी इंटरस्टिशियम, इसका मतलब क्या है? कैविटी है। इसका मतलब क्या है? कैविटी है। ठीक है, मेडुलरी का मतलब मेडुला रीजन के अंदर, जो क्या काम करेगी? ऑस्मोटिक बैलेंस को अप, नीचे नहीं गिरने देती। ठीक है, उसको बना के रखती है। अब देखो थर्ड पढ़ रहे हैं हम ट्यूबुलर सेक्रीशन का ही। कौन है? सेल्स ऑफ पीसीटी और डीसीटी। अब जो पीसीटी और डीसीटी वो क्या काम करते हैं? आयनिक बैलेंस को बना के रखेंगे। सोडियम पोटेशियम बैलेंस है, एसिड बेस बैलेंस है। ठीक है, यानी कि जो बॉडी फ्लूइड है उसमें जो सिलेक्टिव सेक्रीशन होगा किसका? जो एच पॉजिटिव आयंस है, पोटेशियम आयंस है, या फिर अमोनिया है, ताकि वो फिल्ट्रेट में जाए और वहां से एब्जॉर्प्शन हो जाए किससे? बाइकार्बोनेट आयन से। ठीक है,
ये बाइकार्बोनेट है, ये बेस होता है ना। अब जो कलेक्टिंग डक्ट होगा वो मेंटेन करेगा किसको, पीएच और आयनिक बैलेंस किसका, ब्लड का, बाय द सेक्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड K पॉजिटिव आयंस। देखो एसिड और बेस को बैलेंस, अगर ज्यादा एसिडिक हो रहा है तो उसमें बेस मिला दो, अगर ज्यादा बेसिक हो रहा है तो उसमें एसिड मिला दो। अब यूरिन फॉर्मेशन एट ए ग्लैंस जो तुम्हें पढ़ाया है, इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू दे रखा है कौन कहां पे क्या काम करता है, ठीक है। अब देखो लूप ऑफ हेनले और वैसा रेक्टा, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट पैटर्न। ध्यान से देखो, कहीं से NaCl बाहर निकल रहा है, कहीं से यूरिया बाहर निकल रहा है, कहीं से वाटर बाहर निकल रहा है, कहीं पे NaCl अंदर जा रहा है, देख लो, ठीक है। मान के चलो ये जो स्ट्रक्चर है ये तो है लूप ऑफ हेनले का, और ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, वैसा रेक्टा का। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, काउंटर करंट पैटर्न या फिर काउंटर करंट मैकेनिज्म। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, कैसे, जो फिल्ट्रेट फ्लो करेगा वो दो लिम्स में जाएगा, एक तो लूप ऑफ हेनले और दूसरा वैसा रेक्टा, ठीक है। दोनों की अपोजिट डायरेक्शन होगी, एक की असेंडिंग है तो दूसरे की डिसेंडिंग है, दूसरे की डिसेंडिंग है तो पहले की असेंडिंग, ऐसा ही होगा। देखो ये वैसा रेक्टा, ये नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले, ठीक है। अब जो काउंटर करंट और प्रोक्सिमिटी बिटवीन है लूप ऑफ हेनले वैसा रेक्टा है, वो क्या करेगा, ऑस्मोलैरिटी, यही बात चलेगी इसमें, ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखने का काम करता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 300 ऑस्मोलैरिटी है जो किसकी, पर लीटर के अंदर, कोर्टेक्स के अंदर, और अप्रोक्सीमेट 1200 किसके अंदर होगी, मेडुला के अंदर। ये कुछ न्यूमेरिकल डाटा दे रखा है, 300 तो किसके अंदर, कोर्टेक्स के अंदर, और 1200 है किसके अंदर, मेडुला के अंदर। ये जो ग्रेडियंट होगा ये किसके थ्रू होगा बेसिकली, या तो NaCl या फिर यूरिया, या तो NaCl अंदर जाएगा यूरिया बाहर आएगा, कुछ इस टाइप से वो ग्रेडियंट बनेगा यहाँ पे। अब जो कॉन्सेंट्रेशन है फिल्ट्रेट की, जो फिल्ट्रेट बना है ना उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेक करनी है। अब जो NaCl है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है कौन, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, उसको एक्सचेंज करना है किसके साथ, विद डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वैसा रेक्टा, यानी कि एक का असेंडिंग लिम्ब दूसरे का डिसेंडिंग, तभी वो अल्टरनेट उसमें बोल रहा था। अब जो NaCl होगा, जो NaCl अब वो रिटर्न हो जाएगा किसको, इंटरस्टिशियम यानी कि कैविटी को, बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ वैसा रेक्टा, यानी कि लूप ऑफ हेनले का तो असेंडिंग लिम्ब, वैसा रेक्टा का डिसेंडिंग लिम्ब। अगर फिर भी NaCl रहता है तो वो कहाँ चला जाएगा, वैसा रेक्टा की असेंडिंग लिम्ब के पास। सिमिलरली जो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, सेम जो यूरिया की अमाउंट होगी वो एंटर करेगी किसमें, सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, विच इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द इंटरस्टिशियम बाय द कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स यूरिया को दोबारा से किस में भेज देगा, असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब लेके आ रही है, डिसेंडिंग लिम्ब लेके जा रही है। अब देखो जो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस है वो किसके थ्रू होगा, लूप ऑफ हेनले या फिर वैसा रेक्टा, जिसको हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म इसी को बोलते हैं। अभी मेंटेन करेगा किसको, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को, या फिर बोल लो ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करेगा। मेडुलरी किसके अंदर, कैविटी के अंदर, और ये किस में हेल्प करता है, ताकि जो वहां पे वाटर का पैसेज है कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल तक इजिली चला जाए, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम जो फिल्ट्रेट है, जो यूरिन निकलेगा यानी कि मेटाबॉलिक वेस्ट है, उसमें से जो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है उसका रीएब्जॉर्प्शन कर लो। जो ह्यूमन किडनी है वो प्रोड्यूस करेगी यूरिन 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म्ड, ठीक है। जो इनिशियल टाइम पे जो फिल्ट्रेट बना है, लास्ट जो यूरिन रिमूव होगा वो 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड होगा इनिशियल कंडीशन के। अब देखो, अब इस पे हमें काम करना है हॉर्मोन्स के थ्रू, ठीक है। अब हॉर्मोन्स जो फीडबैक है वो कैसे जाएगी, जैसे हर एक हार्मोन पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक देता है एक्सेप्ट ऑक्सीटोसिन, तो वही हमें यहाँ पे देखनी है। अब देखो इसमें जो हार्मोनल फीडबैक है वो कैसे होगी, यानी कि इसमें मैकेनिज्म किस किस का होगा, जैसे कि हाइपोथैलेमस है, जैसे कि JGA है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर
या फिर एपरेटस बोलते हैं हम इसको, जेजीए को, और हार्ट का। हार्ट में एएन फैक्टर होता है, वो काम करता है। अब बॉडी की वॉल्यूम को चेंज कर दो या फिर बॉडी फ्लूइड और आयनिक कॉन्सेंट्रेशन को एक्टिवेट कर दो, अब उसके लिए भी हमारे पास स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स बोलते हैं। ठीक है, उसको भी हम क्या बोलते हैं। अब जैसे हमारी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट जो निकलेगा, अब जैसे मान के चलो जैसे बोलते हैं कि ऑयली स्किन होती है ना, स्किन जो ऑयली होती है उसका भी क्या है, उसके लिए भी ग्लैंड्स होती हैं, वो भी एक मेटाबॉलिक वेस्ट ही लगा लो, है ना। कौन सी ग्लैंड होती है उसके लिए, सीबेसियस ग्लैंड। ठीक है, या फिर जो पसीना होता है, स्वेट होता है, उसके लिए कौन सी ग्लैंड होती है, स्वेट ग्लैंड होती हैं। कोई बात नहीं। अब रेगुलेशन करना भाई एडीएच, एडीएच बोले तो एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड दो टाइप की होगी, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी टोटल 9 हॉर्मोन्स बनाएगी, जबकि 2 हॉर्मोन्स कौन बनाएगी, 7+2 का होता है, टोटल 9 होता है, 2 हॉर्मोन बनाएगी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कौन से, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन को एडीएच बोला जाता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ठीक है, देखो जब जो बॉडी फ्लूइड का लेवल है वो कम हो जाता है, तो जो ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं ना वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। उनको स्टिमुलेट कौन करेगा, हाइपोथैलेमस। अब वहां से क्या रिलीज हो जाएगा, एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको तुम एडीएच बोलते हैं, वैसोप्रेसिन बोलते हो। अब जो एडीएच है वो क्या करेगा, डायोरिसिस करेगा। डायोरिसिस का मतलब क्या है, जो वाटर रीएब्जॉर्प्शन है डीसीटी से वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, ताकि हमारे अंदर किसकी कमी ना हो, पानी की कमी ना हो, लिक्विड की कमी ना हो। इसलिए बोलते हैं मैक्सिमम टाइम हमें क्या करना चाहिए, पानी पीते रहना चाहिए। कुछ नहीं होता, क्यों होता, क्यों नहीं है, पानी पीने से कुछ नहीं होता, तो पीते क्यों फिर। तो पानी पीना चाहिए, ऑस्मोटिक बैलेंस बना रहता है। सारे ही पीते हैं पानी तो पानी तो लेना चाहिए। चलो कोई बात नहीं। जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब जैसे वो इंक्रीज होगी, जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं वो इनएक्टिव हो जाएंगे, कैसे, स्विच ऑफ हो जाएगा। तभी मैं बोल रहा हूँ, हाँ स्विच ऑफ का मतलब है ऑस्मो रिसेप्टर वहां पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे पानी चाहिए था, पानी हमें मिल चुका है। ठीक है, सप्रेस द एडीएच रिलीज टू कंप्लीट द फीडबैक। तभी मैं बोल रहा हूँ हर एक हार्मोन पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक दोनों देता है। जब पानी की कमी हुई, एडीएच ने पॉजिटिव फीडबैक दी, ऑस्मो रिसेप्टर ने काम किया। जब पानी की कमी पूरी होगी, एडीएच ने नेगेटिव फीडबैक दी, और जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं वो क्या हो गए, स्विच ऑफ हो गए, है ना। अब जो एडीएच है वो क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। कॉन्स्ट्रिक्ट समझ रहे हो, उसके डायमीटर को क्या कर देगा, डायमीटर को इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। अरे कोई पाइप है, उसका डायमीटर अगर कम होगा ना, तभी तो उसमें से प्रेशर ज्यादा होगा। हाँ, तभी तो उसमें प्रेशर ज्यादा होगा। अगर किसी पाइप का डायमीटर बहुत ज्यादा है तो उसमें प्रेशर कम होगा, ज्यादा होगा। प्रेशर ज्यादा क्यों होगा। अच्छा देखो, एक तो ये ट्यूब है और एक ये ट्यूब है, दोनों में से बताना प्रेशर किसका ज्यादा होगा। तो इसका प्रेशर होगा, अंडरस्टूड है। तो चलो सोचते रहना, कोई बात नहीं। बीपी बढ़ जाएगा इसमें, अगर ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो इसमें बीपी बढ़ जाएगा। बीपी की बात कर रहे थे क्या? प्रेशर नॉर्मली भी, जो जैसे जो जिस पाइप से पानी वगैरह आता है, नॉर्मली भी इसमें तो बीपी बढ़ेगा, हमारे अंदर तो ब्लड प्रेशर ही बढ़ेगा। जिससे क्या होगा, जो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो है और जीएफआर है वो भी क्या करेगा, बढ़ेगा। समझ में आया। ऐसे मतलब जो ऑस्मोटिक बैलेंस है वो बनाते हैं कौन, हार्मोन। अभी और भी सुनना। अब यहाँ पे एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन होता है जिसको तुम बोलते हो जेजीए।
जेजीए बनता कैसे है, जो डीसीटी के सेल्स हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं, वो क्या बनाते हैं, जेजीए बनाते हैं, और उसका जो एफरेंट एट्रियोल होगा वो उसके कॉन्टेक्ट में रहता है। जो जेजी है वो क्या रेगुलेट करेगा, जीएफआर बाय रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म, इसको आर ए एस रास मैकेनिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। फॉल इन द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, जीएफआर एक्टिवेट्स द जेजी सेल्स, ठीक है। अब जैसे ही क्या होगा, जो जीएफआर है वो कम हो जाएगा, सपोज कर लो वो कम हो गया, इसके कारण क्या होगा, जो जेजी सेल्स है वो क्या करेंगे, रेनिन को रिलीज करेंगे। ये अच्छा मैकेनिज्म है, पूछते हैं इसके बारे में, ठीक है। अब रेनिन क्या करेगा, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन जो ब्लड के अंदर होगा उसको किस में कन्वर्ट करेगा, एंजियोटेंसिनोजन 1 के अंदर, फिर उसको दोबारा से किस में चेंज कर देगा, एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। और जो एंजियोटेंसिन 2 है वो क्या, एक वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, ठीक है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर क्या काम करेगा यहाँ पे बताओ, ब्लड प्रेशर को क्या करेगा, बढ़ा देगा। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो जीएफआर कम होगा, जीएफआर कम होगा ज्यादा होगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ने से ज्यादा ही होगा, ज्यादा ही तो करना था। जेजी सेल क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, है ना। ये एक्टिव कब होते हैं, जब जीएफआर कम होता है, ठीक है। अब जो देखो ये लिख भी रखा है, जो एंजियोटेंसिन 2 होगा वो इंक्रीज करेगा ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को, जहां से जो जीएफआर है वो हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। अब जो एंजियोटेंसिन 2 है वो साथ में जो एड्रेनल कोर्टेक्स होगी ना, उसे एक रिलीज करेगा एक हार्मोन को, जिसको तुम बोलते हो एल्डोस्टेरोन, ठीक है, एल्डोस्टेरोन। अब जो एल्डोस्टेरोन है वो हमेशा रीएब्जॉर्प्शन करता है किसका, सोडियम आयन का और वाटर का, कहां से, डीसीटी, डाइस्टल पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल, ठीक है, किसका, सोडियम का और वाटर का। अब उसने डीसीटी से ही क्यों रीएब्जॉर्प्शन किया एल्डोस्टेरोन ने, पीसीटी से क्यों नहीं किया, बताओ, नर्सिंग ऑफिसर्स बता दो। क्योंकि अभी अभी तुमने पढ़ा था, जो सोडियम आयन और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन है डीसीटी करता है, सिर्फ सोडियम आयन और वाटर का। जबकि जो पीसीटी है उसमें जैसे अपने ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, होगा तो सोडियम वाटर उसमें भी, बट उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स और भी होते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से वो क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन करेगा, और इसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर है वो जीएफआर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक बार हमने जीएफआर को घटाना है वो सीख लिया, एक बार हमने जीएफआर को बढ़ाना है वो हमने सीख लिया, ठीक है। अब जो एएनएफ है, एएनएफ फैक्टर, यानी कि हार्ट अभी देखो कैसे कंट्रोल करता है। अब जो एएनएफ है वो चेक करेगा किसको, रास मैकेनिज्म को, ठीक है, रास मैकेनिज्म को चेक कर रहा है वो। अब जो इसमें क्या होगा, जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ेगा किसमें, जो हार्ट की एट्रिया होती हैं, यानी कि दोनों एट्रियम, जो हार्ट की दोनों एट्रिया हैं वो क्या करेंगी, एएनएफ रिलीज कर देती हैं, जिसको तुम बोलते हो एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर, एएनएफ। ये क्या करेगा, वैसोडाइलेशन का काम करता है। वैसोडाइलेशन का मतलब क्या, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। और जब वैसोडाइलेशन होता है इसका मतलब क्या है, जो ब्लड वेसल्स जो डायमीटर है वो बढ़ चुका है। अब डायमीटर अगर बढ़ चुका है तो प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो इस वजह से बीपी अब नॉर्मल आ जाता है, ठीक है। अब रिलीज ऑफ यूरिन, कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, ग्रेजुअल फिलिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर जैसे ही फिलअप होगा वहां पे स्ट्रेचिंग, कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑन इट्स वॉल सेंड इंपल्सेस टू सीएनएस। जैसे सीएनएस में तुम पढ़ते हो सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बारे में, है ना। तो वहां से जो सिग्नल्स हैं वो कहाँ पे जाएंगे, सीएनएस के पास जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, अब वो जो सीएनएस है वो क्या करेगा, वो पास करेगा मोटर सिग्नल्स को, कहाँ पे, जो स्मूथ वेसल्स होंगी ना किसकी, ब्लैडर की, स्मूथ वेसल्स किसकी, यूरिनरी ब्लैडर की, या फिर बोल सकते हो साइमल्टेनियसली जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर होगा वो क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, और इसी से क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन बोलते हैं इसी को, ठीक है। चैप्टर बहुत पास लगा हुआ है खत्म होने को। फोन देखना किसका, फिर उठा लेंगे तो। देखो जो न्यूरल मैकेनिज्म होगा वो क्या करेगा, मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, जैसे तुमने वो रिफ्लेक्स सेक्शन पढ़ा होगा, रिफ्लेक्स आर्क पढ़ा होगा, कैसे जो इम्पल्सिस हैं, कैसे जो सिग्नल्स हैं
ब्रेन से आ रहे हैं इफेक्टर ऑर्गन तक सीएनएस के थ्रू, वो हम पढ़ते हैं, क्योंकि सीएनएस में क्या क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो ही आते हैं। और जो अडल्ट ह्यूमन होगा वो एक्सक्रीट करता है अप्रोक्सीमेट 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे, अडल्ट ह्यूमन, ठीक है। और जो यूरिन है वो एक लाइट येलो कलर्ड होगा, वाटरी फ्लूइड होगा, स्लाइटली एसिडिक होगा। यूरिन एक उसकी करेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर भी होगी, ठीक है। अब कुछ बॉडीज होंगी जो यूज पूछ भी लेते हैं। अब कुछ कंडीशंस होती हैं जो यूरिन की करेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट कर सकती हैं, जैसे कि यूरिन एनालिसिस होती है, ठीक है। यूरिन सैंपल लेते हैं। यूरिन एनालिसिस हेल्प्स इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स या फिर माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। ग्लाइकोस यूरिया, अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है किसके अंदर, यूरिन के अंदर, देखा भी होगा तुमने आसपास, जैसे किसी को डायबिटीज है, शुगर होगी ना किसी पेशेंट को, अगर वो डॉक्टर के पास जाता है, ग्लूकोमीटर से अगर चेक नहीं हो रहा कि उसकी जो ब्लड शुगर है वो मेंटेन है फिर नहीं है, फिर डॉक्टर क्या कहते हैं उसको, अपना यूरिन सैंपल लेके आओ। अगर यूरिन सैंपल में ग्लूकोज है इसका मतलब क्या है, उसको शुगर है, डायबिटीज है। डायबिटीज भी दो टाइप की होती है, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलाइटस। क्या होती है उसके बाद है कीटोन यूरिया। कीटोन बॉडीज मिलती हैं यूरिन के अंदर जो किसको इंडिकेट करती हैं, डायबिटीज मेलाइटस को। आ गया भाई, ठीक है। अब CO2 को रिमूव करना यानी कि 18 टाइम्स पर डे एंड वाटर, किसका काम होता है, लंग्स का काम होता है, क्योंकि रेस्पिरेशन में आ रहा है नहीं तो, मतलब ये भी एक मेटाबॉलिक वेस्ट ही है। CO2 भी एक मेटाबॉलिक वेस्ट है जो कौन करता है, लंग्स करते हैं। लीवर सेक्रेट करता है बाइल कंटेनिंग पिगमेंट, बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन, दो पिगमेंट बनाता है कौन, लीवर। लीवर के अंदर कौन है, बाइल। बाइल जूस कौन बनाता है, लीवर बनाता है। स्टोर कहाँ होता है बाइल जूस, अच्छा कहाँ पे स्टोर होता है, कहाँ पे स्टोर होगा नैन्सी, बाइल जूस। तुम भूल चुके हो सब कुछ, है ना। अच्छा स्टोन कहाँ कहाँ हो सकती है, किडनी के अंदर। हाँ? किडनी सुना है सर आज तक तो बस। बस किडनी सुना है और कहीं नहीं सुना तुमने, गोल ब्लैडर नहीं सुना, गोल ब्लैडर नहीं सुना, तो बाइल जूस गोल ब्लैडर में होगा स्टोर, ठीक है। चेक करके आना, ये पूछ के आना जहां से भी तुम देखते हो कि स्टोन कहाँ कहाँ हो सकती है, फिर देखना कैसे कैसे आंसर आएंगे उसके, बहुत सारे रिप्लाई आएंगे। माइंड होता ही नहीं है साइंस में, माइंड तो इंग्लिश का वर्ड है, छोड़ दे इंग्लिश को। तो वही मैं कह रहा हूँ, माइंड इंग्लिश का वर्ड है, साइंस का नहीं है, साइंस में ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो कुछ स्टेरॉइडल हार्मोन होते हैं, कुछ विटामिन है, फिर कुछ ड्रग्स हैं। अब जो उनमें से जो कुछ हैं, मोस्ट ऑफ हैं, वो डाइजेस्टिव वेस्ट के थ्रू क्या हो जाएंगे, एक्सक्रीट हो जाएंगे। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पे, अब यूरिन के अंदर, जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, क्वेश्चन आता है प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो यूरिन के अंदर क्या मिलता है वो बता दो फटाफट। तुमने ये बता दिया तुम्हारा सिलेक्शन पक्का। सर आप सुने ऑप्शन ही मिलते ना, ऑप्शन ही मिलते ना, ये वाला एंट्रेंस थोड़ा दूसरा है। हाँ तो फिर तभी तो ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवाया था रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। हम्म हम्म ईसीजी, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है HCG, ठीक है, हार्मोन होता है ना। चलो कुछ कुछ याद है ना। अब स्किन है और जो स्वेट सीबेशियस ग्लैंड जिसको मैं बोल सकता हूँ, जो स्वेट होगा वो कंटेन करेगा वाटर, NaCl एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, या फिर इसके अंदर लैक्टिक एसिड होगा। अब जो प्राइमरी फंक्शन है स्वेट का क्या है तुम्हें पता है, अगर मतलब
बॉडी से पसीना आ रहा है तो उसका भी एक सिग्निफिकेंस होता है। क्या होता है बताना? वो हेल्दी पर्सन होता है सर। हेल्दी पर्सन होता है, मान लिया। हाँ, मतलब जिसको पसीना नहीं आता वो हेल्दी पर्सन नहीं है, चलो मान लिया। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्वेट? बोलो बोलो बोलो। कूलिंग इफेक्ट देता है बॉडी को, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। तो ज्यादा कूल रहता है ना। कौन कह रहा है मरीज है वो? ना, वो मरीज नहीं है। सीबेसियस ग्लैंड्स है वो एलिमिनेट करेंगे स्टीरोल्स, हाइड्रोकार्बन्स, वैक्सीज थ्रू द सीबम, या फिर सीबम प्रोवाइड से प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग टू द स्किन। बोलते हैं ना किसी की स्किन ऑयली है किसी की जैसे, तो वो सीबेसियस ग्लैंड्स उसकी ज्यादा एक्टिव होती हैं। ठीक है। अब जो सलाइवा है ना, ना नुकसान कुछ नहीं, प्रोटेक्टिव होती है। तो किस फायदा, ये प्रोटेक्टिव होती है। ठीक है। सलाइवा है वो एलिमिनेट, वो भी किस में है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ही है। सलाइवा स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होगा, यानी कि इसके थ्रू एलिमिनेशन होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ उसका। समझ आ रहा है? यूरीमिया, यूरीमिया किसको बोलते हैं? ब्लड के अंदर यूरिया का क्या होना, डिपॉजिट होना बोल सकते हो, अकमलेशन हो सकता है, जिसकी वजह से किडनी फेल हो सकती है। या फिर जो रेनल कैलकुलाई, साइंटिफिकली पथरी को रेनल कैलकुलाई बोलते हैं। किडनी के अंदर पथरी, उसको बोलते हैं रेनल कैलकुलाई। पथरी कोई साइंस में वर्ड नहीं होता। हाँ, स्टोन तो इंग्लिश का, फिर तो इंग्लिश में आ रही है, ये तो इंग्लिश का वर्ड है। कोई बात नहीं, बस होने वाला है सर। जो रेनल कैलकुलाई, जो स्टोन होगी, या फिर जो इनसोल्यूबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सोल्ट्स होगा, ऑक्सिलेट्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये किडनी के अंदर बनता है। किडनी के अंदर बन रहा है, गोल ब्लैडर के अंदर है तो क्या बनेगा? तो गोल स्टोन हो जाएगी। अब ग्लोमेरुलस या फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आइटिस वर्ड अगर कहीं पे आ रहा है, इसका मतलब वहां पे इन्फ्लामेशन हो रही है, वहां पे कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई, इसको हम बोलते हैं। हेमोडायलिसिस, जिसकी किडनी काम करना बंद कर देती है वो हेमोडायलिसिस होता है। सुना भी होगा, किसी की किडनी काम करना बंद कर देती है, आज उस पेशेंट को लेके गए हेमोडायलिसिस के लिए, है ना? इंग्लिश में क्या इंग्लिश में बोलते? अरे तुम गांव में भी लोग अवेयर हो चुके हैं, आज किसी को हेमोडायलिसिस करवाना है ना, उसको थोड़े बोलते हैं। नहीं, फिर वो कुछ में होती है, अदरवाइज आजकल लोग अवेयर हो चुके हैं इस चीज को लेके। ठीक है, हेमोडायलिसिस का मतलब है, इसका मतलब कि आर्टिफिशियल किडनी है। ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी, जो काम हमारी किडनी करेगी वो काम हमें क्या करवाना, आर्टिफिशियली बाहर से करवाना। इसका टाइम पीरियड चलता है। किसी की किडनी खराब हो वो सर्वाइव कर सकता है। हाँ, दोनों ही है तो बेचारा हेमोडायलिसिंग, जब तक ये चलेगा तब तक जिंदा है। हाँ, किसका? कोई 1 वीक में जा रहा है, कोई 3 दिन में जा रहा है। इतना शॉर्ट क्या? शॉर्ट टाइमिंग। तो वही तो, तभी तो कह रहे हैं लास्ट में हत्या ही होती है इसकी। अब जिसको डिसऑर्डर बना है, अब मान के चलो आर्टिफिशियल किडनी जो यूज कर रहे हैं, तो वही अगर टाइम टू टाइम नहीं हुआ तो इसका मतलब तो फिर इसमें आओगे अब तो, है ना? क्वेश्चन ही तुम्हारे ऐसे होंगे। ब्लड ड्रेन फ्रॉम ए कन्वीनियंट आर्टरीज पंप्ड इनटू डायलिसिंग यूनिट आफ्टर एडिंग एन एंटीकोगुलेंट हिपेरिन, ये उसमें पढ़ोगे तुम। ये हेमोडायलिसिंग का दे रखा है कि ये फिनोमिना करते कैसे हैं। ठीक है, ये सारे की सारी बात इसमें दे रखी हैं। और इसी के साथ आज का जो तुम्हारा चैप्टर वो खत्म। मैं देखो यही होप करता हूँ कि इस चैप्टर से बहुत कुछ तुमने सीखा होगा। ठीक है, और जहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वहाँ से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक बार इस वीडियो को दोबारा देखना, और आज वाली वीडियो में इतना ही।